हसन खान IAS, जिनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 95 है। और पहले ही मुझे जब पता है कि मुझे एग्जाम देना है तो उससे कुछ टाइम पहले से ही मैंने वो कंप्लीट चीज़ें शुरू कर दी। इसकी वजह से मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहा जल्द से जल्द अटेम्प्ट देके हर एक स्टेज को क्लियर करने के लिए। इस तरह की मैंने हर एक पेपर वाइज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की, पेपर कंप्लीशन के ऊपर फोकस किया, तो फिर उसका रिजल्ट ही मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में ही एक अच्छी रैंक मिल गई थी। देखिए, सबसे पहले तो इसमें अपना फाउंडेशन बेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करके आ रहा है या उसके जस्ट बाद सर्वे करने की शुरू कर रहा है, तो उससे पहले अपना बेस बनाने के लिए जो बेसिक सब्जेक्ट के NCERTs हैं उसको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। लेकिन मेरा ये था कि मैं अपना जो शेड्यूल उसको मेंटेन करता था वो मैं नमाज के अकॉर्डिंग मेंटेन करता था। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कंसिस्टेंसी इज द रूल। तो आपको हमेशा अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तालीम और एजुकेशन के बारे में कुरान पाक की पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। तो तालीम पर इस्लाम की पहली वही आई है कि जिसमें एक आ गया कि हम तालीम ले दीन की, हम तालीम ले दुनिया की। और इसी एजुकेशन और तालीम का पार्ट है कई सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी। उन्हीं में से सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होती है, जिनमें कुछ ही बच्चों को फाइनल कामयाबी मिल पाती है। उन्हीं में से एक शख्स जिनका नाम हसन खान IAS, जिनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 95 है। तो आज हम उनसे कुछ बात करेंगे इसी ताल्लुक से कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया था और अपनी इस ड्रीम को, जो उन्होंने IAS बनने का एक ख्वाब देखा, तो उसको फाइनल कामयाबी तक के लेकर गए। तो आइए हम उनसे ये पूछते हैं, आपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जो तैयारी की, तो आपने इसको कैसे स्टार्ट किया और इसके पीछे मोटिवेशन क्या रहा? देखिए, जो तैयारी थी वो तो मैंने 10th क्लास के बाद से इसके बारे में ख्वाब करना शुरू कर दिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और इसकी जानकारी मैंने अपने पापा से ली, उसके अलावा जो रिलेटिव्स जो इस बारे में जानकारी रखते थे उनसे लेना शुरू की। एंड फिर मैं धीरे धीरे हर एक स्टेज में उस प्रिपरेशन की तौर जाता रहा। तो मैंने जब 12th क्लास के बाद फिर इसी वजह से अपना स्ट्रीम चेंज करके जो इतिहास सब्जेक्ट को चूज किया ग्रेजुएशन के दौरान ही। और जब मैं अपनी ग्रेजुएशन अपने किरोड़ीमल विद्यालय से, कॉलेज से कर रहा था, तो वहीं से मैंने साथ में अपने ग्रेजुएशन करते हुए भी इस प्रिपरेशन में और भागीदारी शुरू कर दी। और ऊपर वाले का करम है कि जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, MA कंप्लीट हुआ, तो उसी दौरान मेरा RCA जामिया में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर उसके बाद मेरी जो भी मैंने अपने अटेम्प्ट्स दिए वो जामिया में रहकर ही। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है? जी। तो आपने पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू भी दिया है? जी जी। अच्छा। तो आपने इसको कैसे मैनेज किया था? जब पहले अटेम्प्ट में जब कोई कैंडिडेट स्टार्ट करता है अपनी प्रिपरेशन, तो प्रीलिम्स का भी उसे पढ़ना है, मेंस की भी तैयारी करना है, साथ में PYQs के क्वेश्चन भी देखना है, और उसी के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ना है। और फिर प्रीलिम्स में जो दूसरा एक सब्जेक्ट होता है, एक पेपर होता है CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तमाम चीज़ों को आपने पहले ही अटेम्प्ट में और कोई प्रिपरेशन के पहले ही साल में कैसे मैनेज किया इन चीज़ों को? मेरा तरीका ये था कि क्योंकि मैं एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में ग्रेजुएशन से ही समझना शुरू कर दिया था कि इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, किस तरह के पेपर्स होते हैं, क्या पूछा जा सकता है। तो उसी वजह से मैंने थोड़ा सा प्लान्ड वे में अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही था, तब से ही मैंने अपना ऑप्शनल पेपर कंप्लीट करना शुरू कर दिया था कि उसके जो बेसिक सोर्सेस हैं उसको कंप्लीट करके, नोट्स वगैरह बना के मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। देन उसी दौरान मैंने अपना CSAT करना भी शुरू कर दिया था। तो जिससे मेरे को था कि एग्जाम देना है तो CSAT आना है, उससे पहले ही मैं CSAT भी तैयार कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं जो प्रीलिम्स एंड मेंस वाले चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करना शुरू किया। तो मैं थोड़ा स्टेजेस वाइज उसको चीज़ों को कंप्लीट करता रहा। और पहले ही मुझे जब पता है कि मुझे एग्जाम देना है, तो उससे कुछ टाइम पहले से ही मैंने वो कंप्लीट चीज़ें शुरू कर दी। इसकी वजह से मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहा जल्द से जल्द अटेम्प्ट देके हर एक स्टेज को क्लियर करने के लिए। ये तो काफ़ी खुशी की बात थी कि जब आपने पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स से क्वालिफाई किया, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू तक के आप पहुंच गए। फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपने कैसे फिर उसको? जी, मेरा पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो दोबारा से, क्योंकि जब रिजल्ट आया उसके कुछ ही टाइम बाद मेरा प्रीलिम्स था, तो फिर मेरा पूरा फोकस प्रीलिम्स पे दोबारा से शिफ्ट हुआ। इंस्टेड ऑफ के मैं उसके अपने रिजल्ट के बारे में बहुत दुखी होता, मेरा फोकस था कि क्योंकि अगर UPSC ने मुझे फेल किया है
तो कहीं ना कहीं अभी मेरे अंदर कमी है और उसको मुझे अपना इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसी वजह से मैं अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंच सका हूँ। तो जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था तो पहला फोकस मेरा प्रीलिम्स पे था, तो मैंने प्रीलिम्स को अच्छे से कवर किया। जब मेरा प्रीलिम्स हो गया देन मैंने जो मेरी कमियां पहले अटेम्प्ट में मेंस में रह गई थी, तब मैंने फिर उन कमियों पे काम करना शुरू किया कि किस सब्जेक्ट में मेरी कितनी कमी है, वहाँ पे मुझे मार्क्स इंप्रूव करने का स्कोप है। इस तरह की मैंने हर एक पेपर वाइज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की, पेपर कंप्लीशन के ऊपर फोकस किया, तो फिर उसका रिजल्ट ही मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में ही एक अच्छी रैंक मिल गई थी। माशाल्लाह। तो आपने मेंस की प्रीलिम्स की तैयारी की है, लेकिन साथ में मेंस को कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि आंसर राइटिंग करनी होती है काफी, तो आप क्या डेली आंसर राइटिंग किया करते थे मेंस की? मेरा ये था कि अपना पहले एक स्पेसिफिक जो पोर्शन है सिलेबस का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, उसके बाद ही मैं आंसर राइटिंग कर सकता हूँ। तो मेरा ये था कि प्रीलिम्स से पहले जो शुरू के 2-3 महीने जो प्रीलिम्स को बचे हुए हैं तो उसमें तो ज्यादातर फोकस प्रीलिम्स पे रहेगा, लेकिन आप जो दिसंबर से पहले का टाइम है उसमें मैं मेंस का अपने नोट्स वगैरह तैयार करता था, अपने नोट्स मेकिंग करता था एंड पीवाईक्यू को एनालाइज करता रहता था कि पीवाईक्यू में किस तरह के आंसर्स पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू में क्या डायमेंशन पूछी जाती है, और थोड़ा सा हर एक सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स के कॉपीज भी देखता था कि टॉपर हर एक क्वेश्चन में हर एक सब्जेक्ट में क्या अलग करते हैं जिससे उनके मार्क्स डिफरेंट आते हैं। तो मेरा ये रूटीन था कि दिसंबर से पहले मुझे मेंस रेडी होना था, तो मेंस के सिलेबस के नोट्स तैयार, मेंस के जो टॉपर्स हैं उसकी कॉपीज को देखना, पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लेना। लेकिन मैंने आंसर राइटिंग उस दौरान थोड़ी सी कम की, मेरा आंसर राइटिंग का ज्यादा फोकस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में था। तो यहाँ आरसी में रह के उन्होंने जितनी भी टेस्ट सीरीज कराई तब मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सारे आंसर्स लिखे थे। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए उनको कैसा करना चाहिए? क्या इसके लिए इस प्रिपरेशन में कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना मतलब क्या जरूरी होता है, या सेल्फ स्टडीज, या दोनों को कॉम्बिनेशन? किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए? अगर किसी का जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो अगर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या हल हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें अपना फाउंडेशन बेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करके आ रहा है या उसके जस्ट बाद सर्वे करने की शुरू कर रहा है, तो उससे पहले अपना बेस बनाने के लिए जो बेसिक सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज हैं उसको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। और उसके बाद में ही जब आप एनसीईआरटीज हर एक सब्जेक्ट की 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटीज को आपको कवर करें, उससे आपको इंटरेस्ट आना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग चीजें क्या है। उसके बाद ही फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएं। जो भी सजेस्टेड बुक्स हैं हर एक यूट्यूब में चैनल्स पे अवेलेबल होती हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक को कवर करना है। तो अगर आप खुद इतना ज्यादा गाइडेड, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मेंटर या गाइड अवेलेबल है, तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं होगी। आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज अपने सब्जेक्ट्स के सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लेना है कि इस सब्जेक्ट के लिए मुझे इस सोर्स को फॉलो करना है, और उसको जब आप रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं तो फिर आपको आसानी होता है अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। एंड देन पीवाईक्यू हमेशा देखते रहिए। पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कहीं भी, तो उसमें किस डायमेंशन और किस डेप्थ में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब आप अपने सोर्स को फॉलो कर रहे होंगे तब उसमें आप थोड़ा ज्यादा से ध्यान देंगे, तो ये आपके लिए आसान होगा। और कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज्यादा जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ज्यादातर मटेरियल अब यूट्यूब एंड टेलीग्राम वगैरह चैनल्स पे भी अवेलेबल होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कराते हैं। तो उसकी भी मदद लेके आप अपने तैयारियों को पूरा कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीवाईक्यूज को कैसे पढ़ा जाए? मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, तो उसको कैसे डेप्थ में एनालिसिस कैसा किया जाए? उसका क्या अप्रोच होना चाहिए? उसका ये है कि देखिए, जैसे प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज है तो उसको 2 बार करना है, 2 से 3 बार करना है। पहली बार में क्या है, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज को करना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपका एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, तब आप उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को उठाइए और ट्राई कीजिए कि किस तरह के सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस पूछते हैं। उससे आपको एक तो थीम आइडेंटिफाई होता है कि यूपीएससी इस थीम पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा ये आइडिया लगता है कि मैं जब प्रीलिम्स की जब अपनी पढ़ाई करनी है तो मुझे किस डेप्थ में जाके पढ़ लेना चाहिए, मुझे फैक्ट को कितना याद रखना चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट्स को कितना याद रखना चाहिए, मुझे अलग अलग चीजों को लिंक करके कितना याद रखना चाहिए। तो एक तो आपका पहला होगा सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू करना, एंड देन आपके जब सब्जेक्ट ओवरऑल कंप्लीट हो गए हैं, देन आपको फिर ईयर वाइज पीवाईक्यूज को लगाना चाहिए। तो उस ईयर के वाइज पीवाईक्यू से लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट का पता लगता है कि आप कितने राउंड में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो 2-3 राउंड में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहिए पेपर को अपना,
दूसरा है कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, किस तरह के क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट्स भूल जाता हूँ। तो जब आप ईयर वाइज लगाते हैं तब आपको अपनी इस तरह की जानकारी मिलती है। और इसी तरह से मेंस का भी है कि मेंस में भी देखना होता है, जब आपका सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हैं किसी भी मेंस का, उसके एक बार पहले PYQs को पढ़ लीजिए, देन अपना सोर्सेस को पढ़िए एंड देन फिर उसके आंसर को सब्जेक्ट वाइज लिखिए। और जब आपका सब्जेक्ट एक तरह से पूरी तरह से 2-3 सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो गए तब आप अपना GS का पूरा एक पेपर उठाइए और फिर उसको लिखने की कोशिश। अच्छा, तो आपके स्टडीज का शेड्यूल कैसा क्या रहा करता था? आप कैसे मतलब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते? मेरा एक्चुअली मैं वो लेट नाइट वाली पढ़ाई का शेड्यूल था, लेकिन मेरा ये था कि मैं अपना जो शेड्यूल उसको मेंटेन करता था वो मैं नमाज के अकॉर्डिंग मेंटेन करता था। माशाल्लाह, नमाज के साथ जी, तो इस तरह से करता था कि अगर मैं सुबह 10 बजे उठा तो 10 से मैं जो है 1:30 बजे तक जो नमाज का टाइम है RCA में, तो उस टाइम तक पढ़ाई करूंगा। देन नमाज के बाद खाना खा के 2-2:30 बजे से मैं फिर से दोबारा बैठूंगा, तो फिर मैं असर के टाइम तक पढ़ाई करूंगा। देन असर के बाद मगरिब के बीच में मैं करंट अफेयर्स मैगजीन को फॉलो कर लूंगा एंड फिर मैं मगरिब की नमाज के बाद चाय वगैरह पी के फिर मैं इशा की नमाज तक, और फिर इशा के बाद खाना वगैरह खा के फिर मैं लेट नाइट 2-3 बजे तक अपना पढ़ता था। तो मेरा शेड्यूल वो मेरे लिए आसानी होता था कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो वो एक ब्रेक भी हो जाता था। और एक आपके लिए ये भी रहता है कि आप उस चीज से अलग हटके थोड़ा सा अलग दुनिया में भी जा रहे हैं। तो वो मेरा नेचुरल टाइम जो था उसको फॉलो कर रहे हैं। सही है, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने यहाँ जिक्र किया अभी के करंट अफेयर को आप पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी कैसी होना चाहिए? जैसे बाज़ मरतबा ये भी होता है कि करंट अफेयर सिर्फ न्यूज़पेपर से कंप्लीट कर लिया जाए, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल आता है करंट अफेयर्स का तो वो भी सफिशिएंट है। तो इसमें करंट अफेयर को क्या फॉलो करना चाहिए? करंट अफेयर्स के लिए मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो 2-3 स्ट्रेटेजी थी। पहला था कि मैं सुबह उठते ही साथ पहले तो न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ूंगा, तो उसमें मुझे 45 मिनट्स भी लग सकते हैं, 55 मिनट्स भी लग सकते हैं, वो मैं अच्छे से कंप्लीट करूंगा। दूसरा फिर मेरा होता था जो मैंने बताया कि एक मैगजीन, तो कोई भी एक मैगजीन को आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि केवल एक इंस्टीट्यूट की मैगजीन बहुत अच्छी है, कोई भी मैगजीन को अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो करेंगे तो होगा ये कि जो न्यूज़पेपर में क्वेश्चन जो थीम आया है उसको इन डेप्थ जो कवर करना है वो आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट करा देती है। तो मैं केवल एक मैगजीन पे रिलाई करता था, न्यूज़पेपर करता था, एक मैगजीन को कवर करता था और मंथली उसको कवर ग्रेजुअली करता रहता था। तो उससे ग्रेजुअली मेरे जो एनुअल जो करंट अफेयर्स होते थे वो स्ट्रांग हो जाते थे। तो आपको ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है, न्यूज़पेपर और एक मैगजीन पे रिलाई करना। और ये जो स्टैटिक के बारे में है, तो स्टैटिक को मतलब अच्छे से करना होगा। स्टैटिक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि स्पेशली मेंस के लिए, तो जब आपका जो सिलेबस में उन्होंने की यूपीएससी ने ही अपने थीम आइडेंटिफाई करके दिए हैं कि हर एक सब्जेक्ट में इस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि जब अपना स्टैटिक क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं तो मेंस में हर एक टॉपिक से रिलेटेड अपने प्रॉपर नोट्स छोटे छोटे बना लीजिए और फिर उनको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको मेंस के टाइम पे उनको रिवाइज करके लिखने में काफी आसानी होती है। अच्छा, जैसे आपने बैक टू बैक इंटरव्यूज दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बताया कि आपने पहले इंटरव्यू दिया माशाल्लाह, फिर सेकंड में आपने फिर इंटरव्यू दिया तो उसमें सिलेक्शन भी हो गया था आपका IRMS जी, 643 रैंक थी, 643 रैंक थी। फिर इस बार तो माशाल्लाह आप IAS बन चुके हैं। तो बैक टू बैक आप इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचे भी है और फाइनल सिलेक्शन भी आपने लिया है। तो मैं मतलब आपने ऐसा क्या अपने स्ट्रॉन्ग कैसे किया, बेस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया आपने, बेसिक्स को खास तौर से CSAT बोलो, फिर GS के पोर्शन बोलो, फिर मेंस की आंसर राइटिंग के साथ, तो ये सब में आपका मतलब क्या चीज़ ऐसी लगती है कि अगर हम एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? मेरी अप्रोच इसमें ये रही है कि मुझे जिस सब्जेक्ट से डर लगता था मैं उसको पहले करना शुरू कर देता था। तो वो मेरे लिए स्ट्रेटेजी हमेशा काम किया। सपोज मुझे एनवायरनमेंट से हमेशा से डर लगता था, तो मैं प्रीलिम्स की जब तैयारी करना शुरू करूंगा तो फिर मैं मार्च या अप्रैल तक वेट नहीं करूंगा एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए, मैं जनवरी से ही उसकी जो बुक मुझे पढ़ना है मैं जनवरी से ही पढ़ना शुरू कर दूंगा। इसी तरह से मेंस में मैंने जब अपना आइडेंटिफाई किया कि GS1 है तो GS1 में हिस्ट्री है तो वो मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मैं उस पर थोड़ा सा कम काम करूंगा। लेकिन मुझे लगा कि सोसाइटी मेरी वीक हो सकती है तो फिर मैं सोसाइटी पे ज्यादा काम करूंगा। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट को मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, किस सब्जेक्ट में मेरी वीकनेस क्या है। CSAT मेरी ज्यादा वीकनेस नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि मुझे प्रैक्टिस करना है, तो फिर मैं CSAT में उस तरह से प्रैक्टिस करता रहा। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है उसको अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेकिन जो वीकनेस है उस पर पहले से काम करना शुरू कर दिए, तो आपके लिए ज्यादा आसान होता है। जैसे बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स है जो सिविल सर्विसेज जो की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स करते हैं, तो जैसे कॉमन मिस्टेक्स है वो क्या है जिसको हमको नहीं करना चाहिए, जिससे हम बच सकते हैं? पहली तो मिस्टेक ये है कि हम करंट अफेयर्स को ज्यादा चेज करने लगते हैं कि
कुछ भी करंट में आ रहा है, हर चीज को पढ़ रहे हैं। अनटिल अनलेस वो करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी के सिलेबस से, उसके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो उसको बहुत डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि हम बहुत अपने सोर्सेस को वाइड करते जाते हैं कि ये सब्जेक्ट में इस साल इस बुक से 2 क्वेश्चन आए थे, तो मैं इस साल इस बुक को पढ़ लूंगा, अगले साल दूसरी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर मैं दूसरी बुक पढ़ने लग जाऊंगा। तो ये आप जितना ज्यादा सोर्स को वाइडन करते जाते हैं, उतना ही प्रॉब्लम उसको रिवाइज करने में होती जाती है। तो आपको अपने सोर्सेस को कंसंट्रेट करके रखना है कि जितने आपके लिमिटेड सोर्सेज हो, तो जितनी बार उनको पढ़ेंगे, और हर बार ट्राई कीजिए कि उस जितनी बार आप पढ़ रहे हो हर चीज को नई तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। तो उससे आपको रिकॉल जो है ज्यादा जल्दी होता है। और केवल नोट्स बनाने का मतलब केवल नोट्स को कॉपी पेस्ट करना नहीं होना चाहिए। नोट्स जब आप बना रहे हो तो जो भी कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो उसको समझने पे फोकस करना चाहिए। नोट्स केवल आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल मैं उसको लास्ट मिनट रिवाइज के लिए लिख लूं, लेकिन उससे पहले उस टॉपिक को समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो कॉपी पेस्टिंग जो है आपकी मेंस की नोट्स की और प्रीलिम्स की नोट्स की नहीं होनी चाहिए, उसको समझने के लिए नोट्स मेकिंग होनी चाहिए। हाँ, ये आपने काफी मतलब आमतौर पे हम लोग इसको मिस्टेक कर जाते हैं कि कॉपी पेस्ट करके नोट्स बना लेते हैं या इस तरीके से। तो कंसेप्चुअल होना चाहिए ना, और लिमिटेड हो। हाँ। अच्छा, और आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे जो लोग मतलब स्टार्ट कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो उन लोगों को क्या चीज अपनाना चाहिए? ऐसे 2 से 3 क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं जिनको फॉलो करते रहना है? एक तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल तो है इस फील्ड में कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंटली कम से कम 8 से 10 घंटे डेली ही पढ़ाई करनी है। आपके पास वो एक ऑप्शन नहीं है कि मैं 2 दिन 15 आवर्स पढ़ूंगा एंड देन उसके बाद मैं जो है डेली फिर 3-4 आवर्स ही पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कंसिस्टेंसी इज द रूल। तो आपको हमेशा अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 आवर्स अ डे पढ़ना ही है, उसके बाद आपको कुछ भी उसके अलावा 10 आवर्स के अलावा जो भी करना है आप कीजिए। आपको शादी अटेंड करने जाना है, किसी से मिलना है, आप मिलिए, लेकिन जो 10 आवर्स का आपका टाइम है वो आपके लिए फिक्स है कि आपको उसमें अपना कोई वो नहीं करना है। दूसरा है कि अपने जो बेसिक कमियां हैं अपने आप में बिल्कुल ट्रूथफुल रही है कि आपकी बेसिक कमियां कहाँ कहाँ है। आपको अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में इश्यू आता है। आप यहाँ पे किसी दूसरे के तौर पे कि किसी का उसका GS1 अच्छा है तो मेरा भी GS1 अच्छा ही होगा, जरूरी नहीं है। या उसका बैकग्राउंड ये है, मेरा भी बैकग्राउंड ये है, तो मेरा भी ये चीज स्ट्रांग होगी। तो इस चीज को अच्छे से अपने आप में जब आप ऑनेस्ट रहेंगे, ट्रूथफुल रहेंगे, तो आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मेरे किस सब्जेक्ट में कमी है, मेरी किस सब्जेक्ट में कमजोरी है। तो उस सब्जेक्ट को जब आप हमेशा ट्रूथफुल रहने की कोशिश कीजिए और अपना शेड्यूल को मेंटेन करके रखिए। शेड्यूल मेंटेन करने के लिए वही जो नेचुरल टाइम है तो उसको भी आप फॉलो कीजिए कि अपना डे को डिवाइड कर लीजिए और एक डे में मतलब एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ते रहिए। तो उसमें ट्राई कीजिए कि आपके 2 से 3 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहता है और आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहता है। तो एक वो 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ कवर करने की कोशिश भी कीजिए। अच्छा, ये पूरे प्रिपरेशन में जैसा हम देखते हैं कि टेस्ट सीरीज की भी एक इम्पोर्टेंस होती है। बाज़ मरतबा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टेस्ट सीरीज का अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज चलती है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्या टेस्ट सीरीज कितनी लगाना चाहिए, और अगर कोई नहीं लगाए तो उसको किस तरीके से फिर अपना अप्रोच रखना चाहिए, उस बारे में मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंस तो PYQs का ही है। तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो PYQs में आता है, लेकिन टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि एक तो यह है कि सिलेबस कंप्लीशन के तौर पे कि अगर आप शेड्यूल किसी टेस्ट सीरीज को इस तरह से फॉलो कर रहे हैं कि हर एक सिलेबस का जो टॉपिक है वो कवर होता जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि अब मुझे ये टॉपिक अपना कवर कर लेना है, टॉपिक कवर करके मुझे टेस्ट देना है। तो आपके पास है कि भाई मेरे को कोई चेक करने वाला है बाद में, तो इस वजह से आप वो सिलेबस कंप्लीशन का एक आपके पास टारगेट आ जाता है, तो टेस्ट सीरीज का आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। फिर दूसरा टारगेट ये होता है कि मुझे किस तरह से मैं पेपर को कंप्लीट करता हूँ। तो मेरा 2 राउंड में पेपर कंप्लीट होता है या 1 राउंड में पेपर कंप्लीट हो रहा है या 3 राउंड तक मैं फॉलो कर लेता हूँ। किस तरह के क्वेश्चंस को मैं गलत करता हूँ, फैक्चुअल मेरी कमजोरी है या मेरी कंसेप्चुअल कमजोरी है, तो आपको वो एनालाइज करने में टेस्ट सीरीज हेल्प करती है। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन टेस्ट सीरीज ओवर ज्यादा नहीं कर देना कि इतना ज्यादा आप टेस्ट सीरीज को लगा दें कि आप जो बेसिक चीजें हैं उसको नहीं कर रहे हैं, सिलेबस को अपने कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, टॉपिक्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, केवल अलग अलग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज उठा के लगा रहे हैं। तो किसी एक ही टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, लेकिन उसको इस तरह से फॉलो कीजिए कि उसका जो भी सिलेबस का पार्ट है वो आपका कवर हो जाए और आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए कि मुझे अटेम्प्ट किस तरह से करना होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी स्पेशली मुलाकात से, इससे काफी
कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो लोग इंशाल्लाह। अपनी जर्नी में सिविल सर्विसेज की जर्नी में आना चाहते हैं, जी। बहुत बहुत आपके लिए मुबारकबाद शुक्रिया। और बेस्ट विशेज़ फॉर योर फ्यूचर। Thank you. जज़ाकल्लाह, थैंक यू, Thank you. शुक्रिया।